हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी जेई 2019 24 मई सेकंड और थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं, जीके के, साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के। वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में और अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको हर एक शिफ्ट का पेपर एनालिसिस की वीडियो और जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ टॉपिक वाइज, वो भी आप तक पहुँचती रहे, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को कम से कम एक लाइक तो जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रेम मंदिर किस राज्य में किस राज्य के अंदर है या फिर कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहां पर है? मथुरा में। तो ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर है यहाँ के राम नाईक। तो ये भी याद रखिएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचिता कृपलानी, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी से थी। और इनका जो शासनकाल था दोस्तों 1963 से 1967 तक था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री आपसे पूछ लिया गया, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू, और ये भी आपकी उत्तर प्रदेश में थी। इनका कार्यकाल 1947 से 1949 तक रहा था। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्टेबलाइज कब हुआ था? यानी कि आपका राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 अगस्त 1952 में। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है, आगे आने वाले 2-3 दिनों में कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन था कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये इसका संस्थापक था। ठीक है। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, पहाड़ों की रानी सभी को पता होगा, मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मसूरी है कहाँ पे? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये भी आप याद रखिएगा। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। ये मैं इसलिए हर बार बता देता हूँ, इससे आपको ये याद हो जाएंगे। अगर पूछे जाएंगे तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अलग से याद करने की जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है। सारे स्टेट के जो न्यू अभी आपके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हैं, वो सारे के सारे इसमें हैं। और एक वीडियो मैंने बनाई थी कैपिटल और करेंसी पे, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी आप देख लेना। ठीक है। और दोस्तों, आज 11 से 11:30 बजे के बीच में आपकी एक वीडियो आएगी जिसमें स्पोर्ट्स से संबंधित सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पूछे जा रहे हैं रोज। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। आपके जो स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है वो सारे मैं उसमें कवर कर लूंगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोदी को किस देश ने अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है? तो ये दिया है रूस ने दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट आपका, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो सभी को पता होगा, कई बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका हूं अपने ऑनलाइन टेस्ट में, विटामिन सी की कमी से। ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेड़ की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। देखिए, एक ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, विराट कोहली और मीराबाई चानू को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2018 में। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं आज कवर कर दूंगा, और ये आपको हर एक शिफ्ट में खेल से संबंधित करंट अफेयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। इस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा उसका लिंक। एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटी न्यूटन्स होती है। ये दोबारा क्वेश्चन पूछ लेगा, फर्स्ट शिफ्ट में भी था और सेकंड शिफ्ट में नहीं, सॉरी सेकंड में नहीं था, थर्ड शिफ्ट में फिर आया ये। कौन सी फसल से तेल मिलता है? दोस्तों, कौन सी फसल से तेल मिलता है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, बट ऑप्शन में अगर सरसों था तो आप इसका राइट आंसर लगा सकते थे। ठीक है। रेटिना मनुष्य के शरीर के किस अंग में होता है? तो यार ये सभी को पता होगा, आंखों में होता है। ठीक है। एक था नीलगिरी हिल्स को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका आंसर जिसको भी पता होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन था, इसरो द्वारा चलाया गया युवा साइंटिस्ट प्रोग्राम। देखिए, युवा साइंटिस्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसरो के द्वारा, जिसमें स्कूली बच्चों को वो पहले से ट्रेन करेंगे। ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? तो इसको यूविका बोला जाता है। ठीक है। जैसे मैंने गूगल पे सर्च करा तो यूविका आया, तो मैंने वही बता रहा हूँ। देखिए, इसरो की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो 1969 में हुई थी।
और हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी दोस्तों। एक था, मनुष्य के अंदर के भाग को चेक किससे किया जाता है? तो सिटी स्कैन होता है, अगर हमें मनुष्य के अंदर के भाग को चेक करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं है? हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन बन रहा है, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्वेश्चन को छोड़ के आ सकते हैं। तो इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं है, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप पता लगा सकते थे। बिना बुझा चूने का फॉर्मूला आज पूछा गया है, CaO होता है। अब नेक्स्ट आपकी शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, ये बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला है, और बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होगा, CaOH(2) आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपका कटक उड़ीसा में, तो ये भी आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? तो देखिए, अधातु में भी आपको ऑप्शन से ही आंसर लगाना था, ठीक है। अमलगम में कौन सा था? तो हमेशा मौजूद रहता है, तो पारा रहता है हमेशा मौजूद, ठीक है। संतरे का पीएच, देखिए पीएच पे भी एक वीडियो मैं बना दूंगा, कल आपको पीएच पे ही वीडियो मिल जाएगी। पीएच वैल्यूज आपको सभी चीज़ों की मिल जाएगी जो इंपॉर्टेंट है। तो संतरा का आपका होता है 3.3 से लेकर 4.2 तक। डेली आपका पीएच से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। बिहू नृत्य कहाँ पर है? ये आपका असम में होता है, ठीक है। और यहाँ पे असम के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। अगर गवर्नर पूछा जाए तो आपका जगदीश मुखी, ठीक है भाई। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर से भी क्वेश्चंस बन ही रहे हैं, तो मैं आपको साथ ही साथ हर एक स्टेट का बताता रहता हूँ, तो इससे रट जाएंगे आपको, ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों ये 8 राज्यों से गुजरती है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे हर एक स्टूडेंट, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपकी बात जीके की और साइंस की। अब देखिए टेस्ट सीरीज के बारे में 10 सेकंड बात कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज एनटीपीसी जेई और ग्रुप डी की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब ये टेस्ट सीरीज 149 रुपीज़ की थी, बट यहाँ पे अगर आप इस डिस्काउंट कोड का यूज करते हैं तो केवल 119 रुपये में इस टेस्ट सीरीज को आप। दोस्तों अभी बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। देखिए रीजनिंग के चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ चैप्टर जिनमें से नहीं आ रहे वो भी मैं बताऊंगा आपको, बट यहाँ पे चैप्टर फिक्स है। बट कुछ क्वेश्चन कई बार चैप्टर से ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं और कई बार कम पूछ लिए जाते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग से हर एक शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 और 2 से 3 भी हो जाते हैं। एनालॉजी से भी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन है। पजल का एक क्वेश्चन था अभी सेकंड और थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। वेन डायग्राम में आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन मिल जाएगा। सीरीज से आपके 2 से 3 और 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। मिसिंग नंबर से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। श्लोक का भी आपका 1 से 2 और 2 से 3 भी क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। श्लोक के आपके 3 तक क्वेश्चन भी पूछा रहे हैं। ऐसे स्टेटमेंट कंक्लूजन के अगर कहीं शिफ्ट में स्टेटमेंट कंक्लूजन के आपके क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं तो श्लोक के कम कर दिए जाते हैं। अगर श्लोक के ज़्यादा होते हैं तो स्टेटमेंट कंक्लूजन के ज़्यादा कर दिए जाते हैं। तो यही आपका पैटर्न चल रहा है। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे। मिरर एंड वाटर इमेज का दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं था थर्ड शिफ्ट में। और यहाँ पे फिगर काउंटिंग का भी एक क्वेश्चन है, वो भी मुझे मिल गया है, वो बताऊंगा मैं आपको। क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं, कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं सेकंड शिफ्ट में। और नॉन वर्बल रीजनिंग यानी कि जो फिगर वाली रीजनिंग है उससे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये वेन डायग्राम है आपका, इसमें अगर ये पूछा गया था मदर सिस्टर और वुमेन के बीच में आपको वेन डायग्राम बनाना है, तो देखिए एक मदर आपकी सिस्टर भी हो सकती है और एक सिस्टर आपकी मदर भी हो सकती है, ठीक है। सभी मदर आपकी सिस्टर नहीं हो सकती और सभी सिस्टर मदर भी नहीं हो सकती, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, सभी सिस्टर मदर नहीं हो सकती है, ठीक है भाई। क्या पता सिस्टर की शादी ना हुई हो या फिर सिस्टर की शादी ना हो पूरे जीवन, तो सभी सिस्टर मदर नहीं हो सकती और सभी मदर सिस्टर नहीं हो सकती। बट दोनों के दोनों वुमेन तो होंगे, क्योंकि जो मदर होगी वो भी वुमेन ही होगी और जो सिस्टर होगी वो भी वुमेन ही होगी। तो इसलिए ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा तीसरे वेन डायग्राम से, ठीक है। तो इसका ये बन जाएगा। एक क्वेश्चन था कि मैक्स का जो है आपका जो एनालॉजी से क्वेश्चन था 0.3 लिखा गया था, ठीक है। राजन को क्या लिखा जाएगा? देखिए मैक्स को 0.3 कैसे लिखा गया थोड़ा सा समझिए, आप भी कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। 1 2 3, ठीक है 1 2 3 है, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ 0.3 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसको 0.05 लिख देंगे, तो यहाँ पे आंसर 0.5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक था आपका फार्मर। फार्मर को ये लिखा जा रहा था कोड को, देखिए MAFMRE।
और अब पूछा गया था गिवेल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए फार्मर को आपने कोड दिया 1 2 3 4 5 6 और इसको लिख दिया। फिर देखिए पहले पे जो ये कोड है, अब इसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज करिए। यानी कि पहले पे आपका आया 4 नंबर का, क्योंकि एम आया तो एम आपका 4 नंबर पे था, ठीक है। फिर दूसरे पे आ रहा है आपका ए कौन से नंबर पे था दूसरे पे, तो आप इसको 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एफ आया, एफ कौन से नंबर पे था, पहले नंबर पे, तो अब आपका तीसरे नंबर पे आया पहले वाला। फिर एम है, तो यहाँ पे एम आपका हो चुका है ऑलरेडी। एम कैसे आ सकता है दूसरे, देखिए आर होगा, ठीक है। ये गलती से यहाँ पे हो गया आर, तीसरे नंबर पे है तो आपने तीसरा लिख दिया। फिर यहाँ पे आपका 6 नंबर पे है दे रखा, तो ये 6 नंबर वाला आर आ गया। फिर आपका ई आ जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में यानी कि 4 2 3 सॉरी 1 3 और 6 5 के कोड में आपको इसको लगाना है। इसको आपने कोड दे दिया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जिस तरीके से कोड यहाँ पे ऊपर क्या था 4 2 1 3 6 और 5, वैसे ही आप नीचे लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आई थिंक 4 ही है, एम को 2 बार रिपीट किया गया है, तो वैसे ही आप इसको भी रिपीट कर लेंगे, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब एम को 2 बार लिखा गया है तो आप नीचे भी ए को 2 बार ही लिख देंगे, तो कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाता है अगर कोई कुछ इसमें गलती होगी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टाइप का क्वेश्चन था, एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था आपका। देखिए एम एन को अगर 27 है तो इसमें जी और टी 27 है, ई और जे क्या होगा। अब देखिए एम और एन को 27 कैसे लिखा गया, एम आता है आपका 13 नंबर पे और एन आता है 14 पे, दोनों को प्लस करेंगे 27। जी आता है आपका 7 नंबर पे और टी आता है 20 पे, तो 20 और 7 प्लस करेंगे 27 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ई आता है आपका 5 नंबर पे और जे आता है आपका 10 नंबर पे, दोनों को प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 15 और 15 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, और एक क्वेश्चन था आपका, इसमें कथन था कि हास्य पुस्तकों में चित्र होते हैं, ठीक है। हास्य पुस्तकों में चित्र होते हैं, तो भाई जो हास्य पुस्तक होती है उनमें चित्र होते हैं, ये बोला गया। तो निष्कर्ष क्या क्या निकल सकते हैं, पहला निष्कर्ष है पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। देखिए सकने वाली जो बात होती है, यानी कि हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, वो कंक्लूजन आपका 99% राइट होता है। क्योंकि अब यहाँ पे देखिए कुछ पुस्तक हो सकती है उनमें आपके चित्र हो और कुछ नहीं हो सकती है नहीं हो, तो यहाँ पे ये 100% नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब ये आपका कंक्लूजन राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका निष्कर्ष आपका कथन से भी रिलेट करता है और 100% भी कंक्लूजन नहीं दे रहा है। फिर दूसरा है कि सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं। अब देखिए ये कहना गलत हो जाएगा कि सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं, तो आप इसको रॉन्ग कर देंगे, ठीक है। तो ओनली निष्कर्ष आपका 1 निकलेगा इसका, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था आपका कुछ इस तरीके से WRNK, और नेक्स्ट आपको बताना था, बहुत ही सिंपल था। देखिए सीरीज के क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं वो बहुत ही सिंपल आ रहे हैं, आप उसमें मतलब प्लस माइनस स्क्वायर मल्टीप्लाइड इतना ही चल रहा है, उससे हार्ड कुछ नहीं चल रहा है कि आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि उसमें क्या होगा, ठीक है। पजल का एक क्वेश्चन था जो डिफिकल्ट था, वो मिल तो नहीं पाया, बट एक स्टूडेंट ने बताया सर डिफिकल्ट था, मैंने छोड़ दिया। तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है जिसमें टाइम लगने वाला होता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि 100% थोड़ी आपको अटेम्प्ट करना है, निगेटिव मार्किंग है ना। तो यहाँ पे देखिए इससे इसमें चल रहा है तो -5 चल रहा है, इससे इसमें आपका -4, तो -3 हो तो नेक्स्ट आपका -2 हो जाएगा, तो के में से -2 तो आई आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका 3J 6L 18N 72P, और ये आपको बताना था नेक्स्ट। तो देखिए अगर मैं नंबर की नंबर से बात करूँ तो ये आपको मल्टीप्लाई 2 ही है, मल्टीप्लाई 3 हो गई, फिर 18 में मल्टीप्लाई 4 की कर देंगे तो आपका 72, और नेक्स्ट आपका मल्टीप्लाई 5 की हो जाएगी तो 360। यहाँ पे आपका J में आप +2 करेंगे तो L हो जाएगा, L में +2 तो N, N में +2 तो P, और P से +2 करेंगे तो R, तो 360 और R इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप कर लीजिए, बस जितना भी आप पे हो सके, और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आराम से रिलैक्स होकर पेपर दे के आइए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको उस टाइम पे स्किप करिए। और जो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो मिक्स है, यानी कि आपको पहले सारा रीजनिंग दे दिया या फिर जीके दे दिया, आपको कभी क्वेश्चन जीके का मिलेगा, कभी रीजनिंग का मिलेगा, कभी किसी का मिलेगा, ऐसा एक तरफ से नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था कि सभी पहाड़ धातु हैं और सभी धातुएं मूल तत्व हैं आपके। तो यहाँ पे देखिए सभी पहाड़, अगर पहाड़ का मैं इस गोला को बनाता हूँ, ठीक है, और इसमें बोला है सभी पहाड़ धातु हैं, तो इसमें सभी पहाड़ धातु कब हो जाएंगे दोस्तों, जब ये पहाड़ सारे के सारे कवर हो जाएंगे धातु से। फिर दूसरा बोला जा रहा है सभी धातुएं मूल तत्व हैं,
जब धातु, ये वाला गोला हमारा धातु का हो गया और इसको मेरे को बनाना है सभी मूल तत्व, सभी धातु मूल तत्व हैं, तो इसके ऊपर को एक और गोला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब वाली कंडीशन हो गई। अब निष्कर्ष क्या है, सभी मूल तत्व आपके पहाड़ हैं। आप खुद देखिए मूल तत्व का वेन डायग्राम कौन सा है, सबसे बाहर वाला। तो कोई भी अंदर वाला फिगर इसको बाहर वाले को कवर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें बोला सभी मूल तत्व पहाड़ है, तो पहाड़ तो भाई इसके अंदर है, कैसे कवर कर सकता है मूल तत्व को। मूल तत्व को किस कंडीशन में पहाड़ कवर कर सकता था, सभी। तो जब ये जो पहाड़ वाला वेन डायग्राम अंदर है, ये बाहर होता और ये इसको कवर करता, तो सभी मूल तत्व आपके पहाड़ हो जाएंगे। तो सभी मूल तत्व आपके पहाड़ हो जाएंगे, ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये पहाड़ वाला गोला बाहर होता तब ये कंडीशन राइट हो जाती। ठीक है, दूसरा है सभी मूल तत्व धातु हैं, तो सभी मूल तत्व धातु किस कंडीशन में होंगे दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मूल तत्व आपका ये है और धातु ये है, इसके अंदर है। तो अगर धातु वाला गोला बाहर होता तो उस कंडीशन में सभी मूल तत्व आपके धातु हो जाते। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, एक था आपका काउंटिंग फिगर से। देखिए दोस्तों, काउंटिंग फिगर की मैं वीडियो बना रखी है, बहुत सुपर वीडियो है और वो बहुत सारे स्टूडेंट ने देख भी लिए हैं। आप उसको वीडियो को देख लेना, कोशिश करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूं मैं उसका भी। तो उस वीडियो में मैंने सारे टाइप के काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन कराए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन था आपका, ये डबल ट्रायंगल वाला है, इसके अंदर एक और ट्रायंगल है, अगर इसके अंदर एक और ट्रायंगल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे करना है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना, जितने भी आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनमें 1 2 3 डाल के काउंट कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 और 4 और एक ये बड़े वाला करके 5 हो जाएंगे इसमें ट्रायंगल, तो आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैथ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें नंबर सिस्टम, HCF, LCM, ट्रेन और आपका बोट एंड स्ट्रीम दोनों से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एज हो गया, टाइम एंड वर्क अच्छा खासा पोर्शन आपका वेटेज मतलब रख रहा है। अगर टाइम एंड वर्क से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर उसमें पाइप एंड सिस्टम भी ऐड कर दिया जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2 पाइप एंड सिस्टम से और 2 टाइम एंड वर्क से, या फिर 1 टाइम एंड वर्क से 2 पाइप एंड सिस्टम से, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन कम ज़्यादा करके पूछ लिए जाते हैं। फिर बोट एंड स्ट्रीम हो गया, रेशन प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, टिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, एक एक 2 क्वेश्चन सभी से यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, 5/3 का तृतीय अनुपात क्या होगा। आपको तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात सारे मैंने निकालने बता रखे आपको। तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, अब देखिए 5 और 3 लिखा है, तो 5 और 3 में A और B और C आपका होगा। ठीक है, यानी कि C तीसरे वाला होगा। तृतीय अनुपात आपको निकालना है, क्योंकि B आपका, A और B ये 2 हो गए, फिर B दूसरे वाला यहाँ पे और तीसरे वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 3 और फिर आपको निकालना ही वाला कैसे निकलेगा, तो इनको बटे में लिख लेंगे, 5/3 और 3/x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 5x और कितना हो जाएगा 9। तो 5x बराबर 9 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1.8, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सिंपल से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। फादर और पुत्र की आयु का योग दिया गया था 100 वर्ष। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 है। 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों छोटी सी समझने वाली बात है बस। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष दे दिया। अब भाई हमारे पास जो रेशो है इनका वो है 5 वर्ष पहले का। ठीक है, अगर रेशो तो 5 वर्ष पहले का है और एज का जो सम है वो प्रेजेंट का है, तो हम उस रेशो में तो डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं उस रेशो में डिवाइड कर दूं 100 को, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये 100 सम है इसको 5 वर्ष पीछे हटा दीजिए। ठीक है, तो मेरे रेशो के इक्वल हो जाएगा और मैं उस रेशो में वो इनकी एज को डिवाइड कर लूंगा। तो 100 में से मैं क्या करूंगा, इन दोनों के 5 वर्ष घटाऊंगा, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों की एज 90। तो आज से प्रेजेंट से 5 वर्ष पहले इनकी आयु का जो योग था वो दोस्तों 90 था। ठीक है, अब इस 90 को डिवाइड कर लीजिए फादर और सन में। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, इनका रेशो दे रखा है 2:1, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशो की वैल्यू 30 आ गई। 30 से मल्टीप्लाई 2 की करेंगे दोस्तों, कितनी आ जाएगी 60, यानी कि फादर की एज 5 साल वर्ष पहले 60 थी। ठीक है, फिर यहाँ पे 90 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 1 से मल्टीप्लाई कर लिया और सन की एज थी 30 साल। अब यहाँ पे क्या बोला जाए, 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात दोस्तों कितने साल बाद निकालना है आपको, 10 वर्ष बाद निकालना है।
अब यहाँ पे एक गलती हो चुकी है जो मैं कर चुका हूँ, आपको नहीं करनी है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 प्लस कर दिया, बट ये वाली जो एज है ये 5 वर्ष पहले की, तो इसमें 5 भी तो प्लस होना था ना। ठीक है, इसमें 5 प्लस करिए आप, इधर भी और इधर भी, यानी कि 15 इसमें प्लस होगा और 15 इसमें, यहाँ पे 85 होगा और यहाँ पे आपका 55 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये जो एज आई है ये 5 वर्ष पहले की आई है, और उन्होंने पूछा 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसमें 5 5 प्लस करके प्रेजेंट की एज लाऊंगा ना, उसके बाद ही तो 10 वर्ष बाद की करूंगा। तो फिर 5 5 प्लस होने के बाद में कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगी और 35 हो जाएगी। फिर 10 वर्ष बाद की एज का रेशो पूछा है, तो फिर मैं इसमें 5 5 दोनों में प्लस कर दूंगा, सॉरी 10 10 प्लस कर दूंगा, तो 85 और 55 हो जाएगी। 85 और 55 का रेशो बना लीजिएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन था आपका ट्रेन से, इसमें दो रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ को आ रही थी, वो क्रॉसिंग टाइम आपको बताना था। ठीक है, टाइमिंग भी पूछा जा सकता है, स्पीड भी पूछी जा सकती है, क्या पता टाइमिंग आपको क्वेश्चन में दे दी जाए और स्पीड पूछ ली जाए। ठीक है, तो यहाँ पे था कि दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा से समान रफ्तार से जा रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ को आ रही है। जब भी रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ को आएगी तो दोनों की चाल को हम प्लस कर लेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अगर रेलगाड़ी दोनों की दोनों एक ही दिशा में जाएगी तो आप उन दोनों की चाल का माइनस करेंगे, यानी कि उन दोनों की चाल का जो डिफरेंस आएगा वो आपको लेना है। अब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ को आ रही है, तो ओबियसली बात है इनकी जो लंबाई होगी वो तो हम प्लस करेंगे। तो L1 रेलगाड़ी जो है आपकी लेंथ ऑफ वन ट्रेन और लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन दोनों को प्लस करेंगे और स्पीड को भी हम प्लस करके डिवाइड करेंगे। अब स्पीड हमें नहीं दी गई है। ठीक है, देखिए दोबारा से बता देता हूँ, दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में समान रफ्तार यानी कि इनकी इक्वल स्पीड है, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अगर एक की स्पीड S1 है तो दूसरे की भी S1 ही है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया जा रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर ले, यानी कि टाइम आपको दे दिया 12 सेकंड। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखिए टाइम की जगह तो 12 सेकंड, 120 लिख लीजिए, यहाँ पे 2s हो जाएगा, क्योंकि S1 कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, क्योंकि स्पीड दोनों की सेम है। अब यहाँ पे आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, ये कितना हो जाएगा 240 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, ये 12 था ना, 24s 240, तो s बराबर कितना हो जाएगा 240 बटे आपका 24, तो ये कितनी बार जाएगा 10 मीटर सेकंड। तो अगर आपका क्वेश्चन स्पीड पूछी गई थी मीटर सेकंड में, तो यहाँ पे एक ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अगर मीटर पर सेकंड में ही पूछी गई थी तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर था तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में बदल लेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 18/5 से करके, तो कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपका राइट आंसर बन जाता। ठीक है दोस्तों, तो कैसे भी करके क्वेश्चन पूछे जाए आप इजीली कर सकते हैं। देखिए एक था आपका टाइम एंड वर्क से एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन था, यानी कि उसमें आपको कार्यक्षमता बतानी थी। तो यहाँ पे ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है और बी ए से 50% अधिक सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बी ए से 50% अधिक एफिशिएंट है तो ए और बी मैं यहाँ पे लिखूंगा। अगर ए 100% काम करता होगा तो बी कितना करता होगा, 150% वर्क करता होगा। तो इनके बीच में जो वर्किंग रेशो आ गया 2:3 आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कटेगी, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। यहाँ पे इनका जो रेशो आया वर्किंग एफिशिएंसी रेशो वो 2:3 आ गया। अब इसका अगर आपसे पूछा रहा है तो बी उस काम को कितने समय में कर लेगा। यहाँ पे एक चीज और दी गई, ए इस काम को 9 दिन में कर लेता है। अब इनका जो टाइमिंग रेशो रहेगा, देखिए ओबियसली बात है अगर ये कम कार्य करता है और ये ज़्यादा कार्य करता है तो ये कम टाइम लेगा इसके कंपैरिजन में, तो इनका जो रेशो होगा उसको अपोजिट कर लेंगे, वो इनका टाइमिंग रेशो आ जाएगा दोस्तों, वो इनका टाइमिंग रेशो आ जाएगा। ध्यान दे रहे हैं ना आप इस चीज़ पे, वर्किंग रेशो 2:3 है तो टाइमिंग रेशो 3:2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस टाइमिंग रेशो को 3:2 को आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि जो बी है उसका टाइमिंग रेशो कितना है 2 है और ये 9 दिन में वर्क को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 यूनिट वर्क। अब इस 18 यूनिट वर्क को किससे कराना है, हमें ये कराना है ए से। ठीक है, तो ए करेगा एक दिन में, आपका ये हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा गलत हो गया। देखिए यहाँ पे बोला गया था कि ए जो है वो 9 दिन में वर्क कर लेता है, तो ए एक दिन में कितना करता है 2 यूनिट वर्क। ठीक है,
तो मैं गलती से यहाँ पे इसको वर्किंग रेशो मान के चल पड़ा था। तो यहाँ पे एक दिन में क्या करते हैं 2 यूनिट वर्क करता है, तो 9 दिन में कितना करेगा 18 यूनिट वर्क। अब यही वर्क कराना है हमें बी से, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 3 यूनिट वर्क करता है, तो 18 यूनिट वर्क को करने में 6 दिन लेगा। तो यही आपसे पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले इसको लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है इसकी तो टेलीग्राम पे जाइए, टॉपिक स्टडी सर्च करिए और वहाँ से आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किया है तो आगे आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँच पाएंगे, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप टॉपिक स्टडी को फॉलो कर लीजिए। अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे तो ये मेरी लिंक आईडी है, तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।